चैप्टर का सेकंड पार्ट ह्यूमन इम्पैक्ट शुरू है। ह्यूमन इम्पैक्ट का मतलब इंसान के आने के बाद अर्थ के ऊपर क्या क्या डिफरेंसेस आए वो चीज़ें इसमें बताई। ह्यूमन सिविलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभ्यता। ठीक है, मानव सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। हैव बीन अराउंड फॉर ऑलराइट 12,000 years। ह्यूमन बीइंग की जो एंट्रेंस है ऑन दी अर्थ, ह्यूमन बीइंग की एंट्री जो हुई है, ह्यूमन बीइंग इंसान जो धरती पे आया वो कब आया? 12,000 साल पहले। ठीक है, फिर कहता है बेयरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन दी जियोलॉजिकल क्लॉक। फ्यू सेकंड्स कहते कुछ सेकंड्स पहले की बात अगर करते हैं जियोलॉजिकल क्लॉक, जब अगर पूरी ब्रह्मांड की बात की जाए, जियोलॉजी की बात की, अर्थ की बात की जाए, प्लैनेट्स की बात की जाए, तो ऐसा लगता है 12 हम कहाँ मिलियंस में बात कर रहे थे। कल हमने जो पढ़ा 500 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे थे जब ये गोंडवाना लैंड और ये सब था। अब कह रहा है ह्यूमन बीइंग तो अर्थ के ऊपर कितने साल पहले आया? 12,000 साल पहले। ठीक है, ऐसा लगता है कि फ्यू सेकंड्स पहले। मिलियंस की जहाँ बात हो रही है उसमें 1000 की कहीं बात होगी तो ऐसा ही लगेगा ना कि कुछ सेकंड्स पहले की बात है। शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इधर बहुत कम समय के लिए अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग रहा, अभी भी है एक्जिस्टेंस, लेकिन जो वर्ल्ड में और चीज़ें एग्जिस्ट करती थी उनके कंपैरेटिवली ह्यूमन बीइंग को देखा जाए तो 12,000 साल कुछ भी साल नहीं हुए इंसान को। We have managed to create quite a ruckus, teaching our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities. लेकिन हम 12,000 साल पहले ही आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अर्थ को मतलब अर्थ का डिस्ट्रक्शन कहीं नहीं छोड़ा, एवरीवेयर। देखो हमने क्या बनाया, क्या क्रिएट किया, विलेजेस, टाउन, सिटीज हम बनाते चले गए। अर्थ को क्या किया, इधर क्वाइट रकस मींस बुरी कंडीशन बना दी, उसकी बुरी हालत में छोड़ रखा हमने अर्थ को। फिर कहता है द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डे बाय डे अर्थ की पॉपुलेशन एवरी ईयर ऑलमोस्ट, पहले होता था कि 7 साल में डबल हो रही है, 8 साल में, 10 साल में डबल हो रही है। अब क्या है, हर 3rd 4th ईयर के अंदर पॉपुलेशन जो है वो डबल हो रही है। इंडिया की पॉपुलेशन ही पहले मतलब ये मान के चलो, अब मान लो 140 करोड़ है। ठीक है, पहले चाइना के कंपैरेटिवली कम था, चाइना से कहीं ज़्यादा आगे जा चुका। तो हमारी अकेली जनसंख्या कई कंट्रीज के बराबर, मतलब पूरा यूरोप की पॉपुलेशन अगर एक तरफ और इंडिया अकेली की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, बाकी कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका हमसे कंपैरेटिवली लैंड पोर्शन में देखा जाए बहुत बड़ा है, टोटल पॉपुलेशन 40 करोड़। ठीक है, और हमारी 140 करोड़। ऐसे यूरोप में भी है। ठीक है, मान लिया कि वहाँ पर जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं कि जो सर्वाइवल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है या बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, यूरोप के अंदर भी ऐसे ही है और नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसे है। लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी इंडिया में पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज एक्सट्रीम में। तो कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। बैटलिंग का मतलब तो समझ में आ ही जाता है, तो बैटल मीन्स लड़ाई, किस चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, सॉरी अदर रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज कौन से? वाटर, फॉरेस्ट हैं, सारे उसमें मिलने वाली चीज़ें, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, जो अदर स्पीसीज हैं वो कहाँ रह रहे हैं? तो पानी में है, अगर अर्थ में है तो वो कहाँ पर है? फॉरेस्ट वगैरह में है। जो जितने भी स्पीसीज अदर दैन ह्यूमन बीइंग हैं, उनसे अलग जो स्पीसीज हैं, चाहे वो फिशेज हैं या जितने भी वाटर बॉडीज में मिलने वाले जितने भी क्या बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे वो रेप्टाइल्स वगैरह जो अर्थ पे मिलते हैं, वो जितने भी हम उन सबके साथ अर्थ को शेयर ही कर रहे हैं ना। जितनी अर्थ हमारी है उतनी अर्थ उनकी है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हम उनके साथ अर्थ को शेयर करते हैं। लेकिन कहते हैं कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, वी आर बैटलिंग विद आवर स्पीसीज, अदर स्पीसीज जो है अर्थ के ऊपर उनसे हम बैटल कर रहे हैं फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। कि देखो इधर एनिमल्स कहते हैं हमें जंगल चाहिए, इधर इंसान कह रहा है हमें भी जंगल चाहिए, इसलिए लकड़ी काटनी है, घर बनाने हैं, उस लैंड पोर्शन हमें चाहिए। एनिमल्स के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, हमें भी रहने के लिए जगह चाहिए। तो हर चीज़ रिसोर्सेज के लिए क्या हो गई है, एक फाइट शुरू हो गई है, लेकिन एनिमल्स कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या है, वो हर चीज़ के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट, जो वर्ड हमने ऊपर पढ़ा था कि डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेंस ओवर नेचर। नेचर के ऊपर क्या करते हैं, डोमिनेट अपना पूरा का पूरा एक तरीके से कंट्रोल कर लिया है, आधिपत्य जमा लिया है कि बस ये अर्थ हमारी है और हम इसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करें। फिर कहता है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम फाइट कर रहे हैं एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अनमिटिगेटेड मीन्स विदाउट चेक। ठीक है, अनमिटिगेटेड मीन्स जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है,
कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसकी। हम क्या कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये तो सारे फॉसिल फ्यूल के पार्ट्स, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे जो प्रकृति से हमें मिलते हैं वही है। कहता है हम ये सारे के सारे हमने बर्न करना शुरू कर दिए। कोयला एक्सट्रीम मात्रा में निकाला जाता है, से जलाया जाता है। पेट्रोल भी एवरीडे यूज में, आपको पता है इंडिया की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम, ठीक है। कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बाकी कंट्रीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में अभी हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या रहा है, जो फॉसिल फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, जो हमारी गैस है, जो हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ती है। क्लियर फॉर्म हो गई, ठीक है, ब्लैंकेट फॉर्म हो गया, क्लियर फॉर्म हो गई है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे, ठीक है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी तो इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए होती है, प्लांट्स को, प्लांट्स हम छोड़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना। पहले टेम्परेचर हार्डली 40 के ऊपर जाता था, अब क्या है 44, 45, 46 नेचुरल, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो आम है, इतना डिग्री टेम्परेचर तो बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अर्थ को हम जितना डिस्ट्रॉय करेंगे, अर्थ उतना रिवर्स रिएक्शन भी करेगी। लैंडस्लाइड्स वगैरह आप चले जाओ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की तरफ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स, कितनी बार तो न्यूज़ में आता है उत्तराखंड वगैरह का और इधर का कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गए, लोग घर बह गए हैं, पूरी पूरी नदी बादल बढ़ गया है, पूरी नदी की तरह वो सब कुछ आ गया पानी के साथ बह गया। तो वो किस वजह से, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है। और टेम्परेचर जो बढ़ता है वो भी ह्यूमन बीइंग की वजह से ही बढ़ता है, कि पॉल्यूशन जितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर उतनी बढ़ेगी, और क्या है टेम्परेचर भी, और पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंसिडर्ड एनवायरमेंटल डिबेट। आजकल जो डिबेट्स की जाती हैं, चलो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर डिबेट्स होती हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो उसमें क्लाइमेट चेंज सबसे टॉप इशू है, सबसे टॉप टॉपिक है जो कंसिडर किया जाता है। Will the West Antarctica ice sheet melt entirely? क्वेश्चन पूछता है, डिबेट करते हुए पूछा जाता है कि जो वेस्ट की साइड है, हम अगर अंटार्कटिका ये क्वेश्चन ले लें यहाँ पे, और अंटार्कटिका में जो इधर वेस्ट की साइड जो क्वेश्चन होगा, वेस्ट साइड का क्वेश्चन कहता है कि अंटार्कटिका की जो वेस्ट साइड की आइस शीट है मेल्ट एंटायरली, क्या वो पूरी पिघल जाएगी? अब कहता है विल द गल्फ स्ट्रीम्स ओशियंस करंट्स बी डिस्टर्बेड। कहते हैं जो गल्फ की खाड़ियाँ हैं, ये तो वो क्या सारी की सारी, सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, खाड़ियों पर पानी लग जाए, खाड़ियाँ जो सारी की सारी पानी से, नदियों का पानी, सारा पानी मेल्ट होकर वो पूरा का पूरा ओवरफ्लो हो जाए, क्या क्या रिएक्शन होंगे, ठीक है। फिर कहता है जो ओशन करंट, वो ओशन उससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ता चला जाए, जितना पानी नदियों का आएगा, नदियाँ वैसे भी कहाँ जाती है, ओशन में, जितना ओशन में पानी बढ़ता चला जाएगा क्या होगा, लैंड पोर्शन उतना कम होता चला जाएगा, लैंड के ऊपर पानी पानी आता जाएगा। सी लेवल अगर मान लो बढ़ रहा है तो सी का पानी कहाँ आएगा, लैंड पे जाएगा, तो सी लेवल बढ़ने से जो क्या डिस्ट्रप्शन होगी, विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या दुनिया सारी डूब जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी? एज वी नो, जैसे हम आज के टाइम में आपको जानते हैं कि इतने सारी कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे नक्शे अलग अलग कंट्री में होते हैं, लेकिन अगर सब कुछ सबमर्ज हो जाए, सब कुछ डूब जाए तो क्या हो, कि वही कुछ हो, जैसे कि मर्द को जानते हैं वैसे अब बचेगी नहीं, मे बी नॉट, कोई कंफर्मेशन नहीं, इंसान बचेंगे नहीं। इधर वे मतलब दोनों वेज, इधर वे मतलब दो वेज बता रहा है। अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट है इन डिबेट के बारे में। जब भी बात होगी किसके बारे में डिबेट की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जब भी डिबेट होगी तो उसमें क्या कहता है, अंटार्कटिका इज द मोस्ट रिसेंट टॉपिक, इज द क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। बात अंटार्कटिका की होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा आइस कहाँ पर है, मैंने कहा था पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर आइस है तो उसका 90% आइस कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, अगर ये नहीं कि सिर्फ ये एक ही प्लेस है पूरे अर्थ के ऊपर, इट हैज नेवर सस्टेन्ड द ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन पॉपुलेशन जो मैंने बताया था वहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और उसके बाद भी सर्वाइवल कंडीशंस नहीं, पेड़ पौधे नहीं हैं,
तो ह्यूमन बीइंग कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी जब पेड़ पौधे नहीं है? तो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस नहीं है। पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ एक प्लेस ऐसा है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, वो कौन सा है? एंड देयरफॉर रिमेन्स द रिलेटिवली pristine in this respect. इसीलिए इट इज pristine, बिल्कुल लोनली प्लेस है, पवित्र है एक तरीके से कह सकते हो, जहाँ पे अर्थ के ऊपर अगर कोई जगह पवित्र मिलेगी या होलिस्टिक मिलेगी या pristine मिलेगी, वो मिलेगी जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का टच है, जहाँ ह्यूमन बीइंग की पहुँच है। कहता है फिर आगे, in this respect, but more importantly, because it holds its ice cores 500,000 years old carbon record trapped in its layers of ice. कहता है एक चीज और भी इम्पोर्टेंट चीज बताता है, because it holds, इसमें होल्ड किया हुआ है क्या? आइस कोर, पूरी बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, 500,000 year old carbon record. कार्बन का क्या काम है? C14 क्या काम है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हमें एज पता लगानी है तो C14 करके, कार्बन 14 करके एक एलिमेंट है, अगर हम वो चेक करते हैं तो हमें किसी भी इंसान की, जानवर की, पेड़ पौधों की कोई भी चीज़ ऐसी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, ये पता चला है कितने साल पुरानी, ठीक है, C14 की वजह से। कहते हैं बहुत सारा कार्बन रिकॉर्ड है यहाँ पर, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हमें कैसे पता चला डायनासोर थे कितने साल पहले थे, ये उनकी क्या रही, उनकी बोन्स थी, इसमें C14 मिला। C14 से ये पता चलता है रिकॉर्ड्स है ट्रैप्ड इन इट्स लेयर। अंटार्कटिका की जो लेयर्स हैं उसमें दुनिया की जो अर्थ की फॉर्मेशन, अर्थ की एग्जिस्टेंस, वो सारा रिकॉर्ड उसमें रखा है, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इट्स लेयर्स ऑफ आइस, आइस के अंदर ट्रैप है, जाल में फंसा हुआ एक रिकॉर्ड है कार्बन का कि दुनिया की एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड में अर्थ की एग्जिस्टेंस कब से है, अर्थ में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, कैसे कैसे तरीके के, वो सारा हिस्ट्री का रिकॉर्ड है ना, वो कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिका। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, अर्थ के पास्ट को अगर हम एग्जामिन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो हमें अर्थ के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्या बताएगा, कौन बताएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द प्लेस, वहाँ जाना देखो। फ्यूचर की बात तुम सोचोगे कि मैम ऐसे क्यों कह रही है फ्यूचर में क्या पता चला? फ्यूचर में जो तुम हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रही है अर्थ पे, वो सारा उसका रिजल्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आइस वहाँ से मेल्ट हो रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना जितना बढ़ता जाएगा वहाँ से वो आइस मेल्ट होती जाएगी, लैंड पोर्शन सबमर्ज होता चला जाएगा, पानी पीता चला जाएगा और इंसान की एक्जिस्टेंस कम होगी। स्टूडेंट और आइस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसी में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक प्रोग्राम था, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद, इस प्रोग्राम के साथ हमारा ऑथर जो है शामिल है, वो काम कर रही है विद ऑन दी स्कॉलर्स की। ये वही वेसल, वो रशियन वेसल शिप है, वो शिप का ही नाम लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो था, इस शिप पे जब वो काम कर रहे थे, एम्स टू डू द एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना है यहाँ से पूरा इस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है क्या? कहता है कि टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के बच्चे, 11th-12th के जो बच्चे हैं, उनको वो अपने साथ कहाँ लेके जाते हैं? टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस एंड होती है। एंड प्रोवाइडिंग दैम, प्रोवाइड करना मतलब वर्ल्ड कहाँ एंड हो रहा है? अंटार्कटिका। और उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसी एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी which will help them to foster a new understanding, which will lead to a new understanding, जो कि उनको, उनके अंदर इस जनरेट करेगी, फोस्टर करेगी, क्या करेगी? a new understanding को, respect for our planet, क्या शो करेगी? respect for our planet, ये हमारी जो अर्थ है, ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है, 9 या 8 प्लैनेट्स जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जहाँ पर लाइफ, सिर्फ एक अर्थ। तो हमारा प्लैनेट कितना स्पेशल है, हमें उसे कैसे सेव करना है, क्योंकि उसने कहा ना, कोशिश टू हेल्प देम टू फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, अपने प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारा ही एक प्लैनेट ऐसा है जहाँ पे और लाइफ है, बाकी जगह कोई लाइफ नहीं है, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, ठीक है। मार्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई क्या पता कितने साल बाद वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह पाएंगे, कोई कुछ उसमें कोई किसी चीज़ की अभी तक तो फिलहाल कोई एग्जिस्टेंस नहीं पता नहीं।
अपने प्लेनेट के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम लोग ऐसी जगह के बारे में पता चले कि हमारा प्लेनेट में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट थी बाकी प्लेनेट से, कैसे हमारा प्लेनेट इतना सर्वाइविंग है। ठीक है, इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years। मतलब जो ये स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम है पिछले 6 साल से चल रहा है, हेडेड बाय द कैनेडियन जॉब। और इसको किसने हेड किया, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले कौन है? जॉब रीड के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्लियरली पूछा जाता है हु वाज जॉब रीड। ठीक है, ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूरा ही अंडरलाइन करना है। जॉब रीड के ऊपर क्वेश्चन आता है हु वाज जॉब रीड, तो ये बताना पड़ेगा। He was a Canadian who started this program, Student on Ice, who got tired of partying celebrities and retired. Rich, curiosity seeker, उसके बारे में पूरा ये पूरी लाइन आएगी। ये रिटायर हो चुके हैं, रिच हैं, क्यूरियोसिटी सीकर हैं, कुछ नया जानने की इच्छा रखते हैं। Who could only give back in a limited way, कि जिसको who could only give, वो अर्थ से जो लिया है कुछ वही इन रिटर्न कुछ देना चाहते हैं, वो क्या है? ठीक है, विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन। क्या देना चाहता है इस अर्थ को, क्या इस ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहते हैं? कहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन मतलब आप लोगों की बात कर रहा है, बच्चे जो हैं वही क्या है, और पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एनी एज। कहते हैं ये बच्चे जो हैं क्या है, उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना चाहिए। ये क्या है, पॉलिसी मेकर्स बनेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। ठीक है, एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, उनके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या है, अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के लिए, वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को हम लोग एब्जॉर्ब करें, लर्न करें, लेकिन हम उसको लर्न के बाद उसको क्या करना है, रिवर्ट भी तो करना है। अगर हमें कुछ मिला है, अगर हम अर्थ के लिए कुछ ना कर पाएंगे जानने के बाद, तो सबसे बड़ी चीज़ वही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जानने के बाद वो एक्ट करेंगे। हम हमारी एज में आते 40-50 की एज में आके क्या लगता है, जब हम क्या करें हमारे, लेकिन जो बच्चे यंगस्टर्स हैं 19, 14, 15, 16 की एज में हैं, जो बच्चे हाई स्कूल के बच्चे हैं, 17-18 साल की एज है, उनके सामने तो पूरी लाइफ है, दे हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज कि वो अर्थ के लिए कुछ करना है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी मेकर्स बनेंगे ना, इस तरह की पॉलिसीज बनाएं जिससे अर्थ का डिस्ट्रक्शन बने, अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन बने, कि हम अर्थ का शोषण कर रहे हैं, उसको कहीं नहीं छोड़ा हमने अर्थ के मिनरल पार्ट पे, लैंड पोर्शन पे, ठीक है, आसमान में, चाहे ज़मीन के अंदर, ठीक है, या फिर पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, हमने कहीं नहीं छोड़ा वो अर्थ को, अर्थ के एवरी पार्ट को हमने क्या किया है, एक्सप्लॉयट। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. तो ये प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल रहा, इसके लिए रीजन क्या है, एटलीस्ट टोटली पॉसिबल है कहीं पे भी साउथ पोल पे जाना। साउथ पोल सेंटर में आपके नीचे मैंने दिखाया था, नीचे साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है, 0 डिग्री होता है। तो ये क्या था, साउथ पोल पे कहीं जा पाना, कहीं साउथ पोल के आसपास में जा पाना इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा फ्रीजिंग टेम्परेचर है। कहता है नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और इससे कोई भी ऐसा नहीं कि हम अफेक्ट नहीं होंगे। It's easy to be the praise about the polar ice caps melting while sitting in the comfort zones of our respective latitudes and longitudes. मतलब हम अपनी कंट्री में लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में, अभी हम कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड के बीच में ही कहीं ना कहीं, इंडिया जो आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आ रहा था। 13.8 डिग्री मैंने आपको बताया, जहाँ पे तमिलनाडु के, जहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में कहीं ना कहीं तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में आराम से बैठे हैं, और हम इन चीज़ों को तब नहीं समझ पाएंगे। हम इन चीज़ों को तब समझ पाएंगे जब हम एक्चुअली में जाकर अंटार्कटिका पे जाकर खुद देखेंगे कैसे आइस मेल्ट हो रही है, कैसे अर्थ का हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कैसे अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है हमारी वजह से। ठीक है, तब हम एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, पोलियो में चीज़ें समझ पाएंगे, अपने अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के अपने घरों में बैठ कर नहीं आएंगे। बट व्हेन यू कैन फिजिकली सी ग्लेशियर्स, खुद जाकर देखोगे ग्लेशियर्स के ऊपर रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, जब खुद देखोगे ना कि क्या रिट्रीट हो रहा है, क्या रिक्रिएशन कर रहे हैं हम, अर्थ कैसे रिक्रिएट कर रहे हैं, कोलैप्स कर रही है, लड़खड़ाई हुई है, गिरने वाली है, मरने वाली है, ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ दिया है।
देखिए शीट्स जो है कोलैप्स कर रही है, धड़ाम धड़ाम बर्फ गिर रही है, पिघल पिघल कर क्या होगा, स्लिपरी होती जाएगी और वो मेल्ट होनी शुरू हो रही है, गिर रही है। Begin to realize that how we are that the threat of the global warming, ये जो कहने की बातें नहीं है, सिर्फ कहा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। नो, वहाँ जाकर एक्चुअल में देख पाओगे सच में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थ में कैसे आइस शीट जो है वो मेल्ट हो रही है, कंडीशन क्या है। अंटार्कटिका बिकॉज और पर्सनली इकोसिस्टम, अंटार्कटिका में कोई कॉम्प्लिकेटेड जानवर नहीं है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है जानवर, बिल्कुल सिंपल इकोसिस्टम है, ना बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ना बहुत ज़्यादा एनिमल्स एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी भी नहीं, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि यस आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स और बर्ड्स, यहाँ कुछ और मिलेगा, यूरोप में कुछ और मिलेगा, अमेरिका में कुछ और मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे वहाँ एनिमल्स और मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे कैंगरू मिलेगा, कहीं पे आपको पोलर बियर मिलेगा, कहीं और मिलेगा, हर जगह की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है। इंडिया के अंदर जो एनिमल्स हैं वो बर्ड्स हैं वो आपको दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब अपने इंडिया में ही लगा लो, राजस्थान में कैमल्स मिलेंगे, बाकी स्टेट्स में नहीं मिलेंगे। अगर कैमल को ले जाके तुम जम्मू एंड कश्मीर में जाकर रखोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सबकी अपनी अपनी सर्वाइविंग कंडीशंस हैं जो भी मैच नहीं कर रहे। इट इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एंड अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है पढ़ने के लिए। हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग रेपरकशन। क्या कहता है कि यस परफेक्ट प्लेस है, छोटे छोटे चेंजेस कितना बड़ा बदलाव लाते हैं ये देखो। हम तो अपनी तरफ से क्या कहते हैं, हमने तो आज कहते हैं मैंने तो आज ही गाड़ी चलाई, मेरी गाड़ी से क्या पॉल्यूशन, बट वही एक हर बंदा सोचता है और सब अपनी अपनी कार लेकर निकलते हैं, तो व्हीकल्स आर देयर एंड पॉल्यूशन भी उतना ही बढ़ता है। टेक द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ऐसा छोटा सा इतना माइनर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। फाइटोप्लैंक्टन उसका नाम है, याद रखना, अंडरलाइन कर लो। Those grasses of the sea, किसका नाम है? grass is something that nourish and sustain the entire southern ocean. क्या करता है पूरा साउथर्न ओशियन, पूरा दक्षिण जो अंटार्कटिका वाला पूरा साउथर्न ओशियन है उसको कवर कर रखा है फाइटोप्लैंक्टन। ये घास वहाँ पाई जाती है, घास क्या है, काई है। फूड चेन, साउथर्न ओशियन फूड चेन का वो पार्ट है। These सिंगल सेल प्लांट, एक सेल का प्लांट, सोच के देखो छोटे से लेकर और हमारी बॉडी के अंदर नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एक छोटे से सेल का प्लांट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिखाई भी नहीं देता, सेल देखते हैं ना हमारे अलग छोटे से में कितने सारे सेल दिखते हैं, तो एक छोटा सिंगल सेल एनिमल वो प्लांट है, ये सिंगल सेल का प्लांट है। लेकिन क्या कहता है ये सिंगल सेल प्लांट यूज द सन एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन। छोटा सा प्लांट, सिंगल सेल प्लांट क्या काम करता है, सन एनर्जी को यूज करता है टू एसिमुलेट कार्बन, कार्बन को एसिमुलेट करने के लिए एंड सिंथेसाइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन कंपाउंड्स के लिए इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस, कौन सा प्रोसेस होता है एंड प्लांट्स कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस की बात करता है कि जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। सोच के देखो एक सिंगल सेल प्लांट है और वो भी उस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, अपना कंट्रीब्यूट करता है, और वो फाइटोप्लैंक्टन है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, सिंगल सेल प्लांट। साइंटिस्ट वांट दैट द फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर सबको पता है, देयर इज अ कवर्ड शीट जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। जैसे वो ओजोन लेयर जो है जो हमें बचा रही है अल्ट्रावायलेट अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन की जो सी की वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है उसको इफेक्ट कर रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उससे जो रेज आ रही है वो बेचारा फाइटोप्लैंक्टन खत्म होता है, ठीक है। फिर कहता है which in turn will affect the life of the marine animals. Marine animals मतलब एक्वेटिक, पानी में रहने वाले एनिमल्स की बात करता है कि अगर वो फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो गया तो जो पानी में रहने वाले या सी में रहने वाले या ओशियन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, ऑक्टोपस है या और जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। एंड
ऑफ द रीजन। और देखो मछलियाँ खाती हैं, आपको पता है बर्ड बहुत सारे पिक करके खा जाते हैं, या और ऐसे एनिमल्स को खाती है जो समुद्र में पाए जाते हैं आसपास के एरिया में। तो क्या हो एरिया के जो बर्ड्स हैं उस रीजन की वो भी खत्म हो जाएंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, सबसे बड़ी बात कार्बन साइकिल है वो इफेक्ट होगी। कार्बन पूरी की पूरी जो एनवायरमेंट की कार्बन साइकिल है पूरी इफेक्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी। इन दी पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर इकोसिस्टम। कहता है कि पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन की इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए प्लांट की, ग्रेट मेटाफर फॉर द एग्जिस्टेंस। मतलब ये मान के चलो हमारे जीवन के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, इस लाइन को एज ए स्पोर्ट करके क्वेश्चन कर रहा है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों का बड़ा करता है, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे आती हैं। ठीक है, ये स्मॉल थिंग्स में किसकी बात कर रहा है? ये फाइटोप्लैंक्टन की।